नमस्कार मित्रों, मैं तेजेंद्र शर्मा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सुनाई दे रहा हूँगा। पिछले 2 महीने से कोरोना से जूझ रहा था, तो अभी काम पे वापस नहीं लौटा हूँ, मगर आपसे मिलने बातचीत करने का लालच आपके सामने ले आया है। मित्रों, ये जो कहानी पाठ सीरीज है, ये हमने शुरू की थी भाई अर्पण कुमार के साथ मिलकर जन सुलभ लाइब्रेरी के तहत। दरअसल ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं अपने कहानी संग्रहों के शीर्षक कहानियों का पाठ कर रहा हूं। आज थोड़ा हो सकता है कि उतनी शिद्दत से पढ़ पाऊं या नहीं, क्योंकि अभी काम पे भी वापस नहीं गया और अभी कमजोरी जो भीतरी है उससे उबर भी नहीं पाया हूं। हमारे पास अभी 2-3 मिनट हैं इससे पहले कि हम सुचारू रूप से कहानी पाठ की शुरुआत करें। तो बताना चाहूंगा कि इन 2 महीनों में जब अकेले आपको लड़ना हो, साथ नहीं हो कोई, तो मुश्किल तो होती है। मगर जो मेरे मित्र हैं यहाँ लंदन में, उन्होंने मुझे अकेला महसूस होने नहीं दिया। रोजाना मेरे लिए खाना बन के आता था, मित्र बाहर दरवाजे पे रख देते थे, क्योंकि 11 दिन तक तो आइसोलेशन था। मैं किसी को मिल नहीं सकता था, किसी से बात नहीं कर सकता था। तो ये एक ऐसी बीमारी देखी है जो इंसानों के बीच कितने तरह की दूरियां पैदा करती है। 2 गज की दूरी तो ऑफिशियली कही गई है, मगर सच में ऐसा लगता है कि इंसान खासा अकेला हो गया है। अब ये भी बड़ी अच्छी खबर है कि पहले भारत की वैक्सीन को यहाँ मान्यता नहीं मिल रही थी, मगर अब कोविशील्ड को मिल गई है। और आज ही सुबह समाचार पढ़ा कि कोवैक्सीन को भी जल्दी ही ब्रिटेन में और अमेरिका में मान्यता मिलने वाली है। तो उससे भारत में जिसने जो भी वैक्सीन लगवाई होगी वो पश्चिमी देशों की यात्रा कर पाएगा। तो अब तक आप जो मेरी कहानियां सुन चुके हैं, उनमें काला सागर, ढिबरी टाइट, देह की कीमत, बेघर आंखें, कब्र का मुनाफा। आज जो कहानी चुनी है इसका नाम है दीवार में रास्ता। ये मेरा कहानी संग्रह 2012 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशक इसके है वाणी प्रकाशन। इस कहानी संग्रह की 2 खूबियां हैं। एक तो ये कि इसकी भूमिका मेरे छोटे भाई समान अजय नवरिया ने लिखी है, जो जामिया मिलिया में एसोसिएट प्रोफेसर है। दूसरा ये कि इस कहानी संग्रह का जो कवर पेज है उसमें जो पेंटिंग यूज की है वो आदरणीय ज़किया जुबेरी जी ने बनाई है। ये कवर पेज है और ये पेंटिंग है। तो इसके अलावा हर कहानी से पहले ज़किया जी की एक पेंटिंग है और उसके साथ मेरा कोई शेयर है। ये आप देखेंगे
तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया था मित्र अरुण महेश्वरी के कहने से कि हर कहानी से पहले एक पेंटिंग हो और पेंटिंग के साथ मेरी ही किसी गजल का शेर हो। तो एक ही किताब में आपको कहानियां भी मिलती हैं, आदरणीय ज़किया जी की पेंटिंग्स भी मिलती हैं और मेरी थोड़ी सी शायरी भी पढ़ने को मिल जाती है, जो मेरी गजलों के शेर वहां लिखे हुए हैं। इस संग्रह में 11 कहानियां हैं। पहली कहानी है बेतरतीब जिंदगी, दूसरी फ्रेम से बाहर जो बाल मनोविज्ञान पर है, ओवरफ्लो पार्किंग, ब्रिटेन में किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है और कैसे रिश्तों का अंतिम संस्कार हो जाता है, तरकीब, होमलेस, कैलिप्सो, कल फिर आना। ये कल फिर आना को लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, मुझे काफी कुछ सुनना भी पड़ा था। ये हंस में प्रकाशित हुई थी। कल का समाचार, इंतजाम, ये सन्नाटा कब टूटेगा। हर लेखक के जीवन में ऐसे कुछ वक्फे आते हैं, ऐसे कुछ काल पीरियड आते हैं जब उससे कुछ लिखा नहीं जाता। दिमाग में बातें आती हैं लेकिन कागज पर उतरती नहीं है। तो उसको लेके ये सन्नाटा कब टूटेगा, ये उस लेखक के मन की आवाज है कि ये सन्नाटा कब टूटेगा और कब मैं दोबारा से अपना लेखन शुरू कर पाऊंगा। और अंतिम कहानी है दीवार में रास्ता। दीवार में रास्ता कहानी जो है वो काफी हद तक एक सच्ची घटना पर आधारित है। हम 2007 में आदरणीय ज़किया जी को और उनके पति को भारत लेकर गए थे। मित्र अजित राय भी साथ में थे। तो उन्हें दिल्ली, यमुनानगर, करनाल, गया, कानपुर, आजमगढ़, हर जगह लेके गए थे और आजमगढ़ में ज़किया जी का बचपन बीता था। वहां उनका वो घर था जहां वो बचपन में खेला करती थी। तो उन्हें दोबारा उस घर में ले जाके जब खड़ा किया तो कैसे रिश्तों के अनुभव थे, कैसे हालात थे, कैसे राजनीति भी आ जाती है रिश्तों में, किस तरह से परेशान होता है इंसान। ये कहानी मेरे कुछ युवा कहानीकारों के लिए और पाठकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी एक मामले में एक मार्गदर्शिका की तरह हो सकती है कि घटना को कहानी में कैसे परिवर्तित किया जाता है। क्या है कि घटना कहानी नहीं होती जब तक घटना में कल्पना शक्ति का तड़का और उसका कोई उद्देश्य तय न हो जाए, तब तक हम घटना को कहानी नहीं बना पाते। इस कहानी में मुस्लिम चरित्र हैं। मैं आज ही अर्पण से बात कर रहा था तो मैंने बताया कि मैंने शायद 8 कहानियां ऐसी लिखी हैं जिसमें मुस्लिम पात्र हैं। तो इसमें एक बहुत सारा योगदान आदरणीय ज़किया जी का भी कहा जा सकता है कि उनके माध्यम से मुझे कई बार ऐसे थीम मिले और उनके माध्यम से ऐसे किरदार मिले, ऐसी स्थितियां जानने को मिली कि कब्र का मुनाफा, तरकीब, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो मुस्लिम पात्रों को लिए हैं, जो मुझे लिखने का अवसर मिला। एक बार फिर होली। तो अब क्योंकि 12 आपके यहाँ 7:05 हो गए हैं और मेरे यहाँ 2:35,
तो मुझे लगता है कि समय पे काम शुरू करना होगा। इस कहानी के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा। इस कहानी का पहला ड्राफ्ट मैंने अस्पताल में लिखा था। मैं बॉम्बे के नानावती अस्पताल में दाखिल था, तो वहाँ समय बिताने के लिए मेरे कंधे में और पीठ में, स्पाइन में चोट लगी थी। तो वहाँ इलाज मेरा चल रहा था। मैं लंदन से वहाँ गया था, वहाँ जाके इलाज कराया था। तो जब वो ड्राफ्ट मैंने अपने कथाकार मित्र सूरज प्रकाश को सुनाया तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि जो कहानी का अंत है वो बदलना चाहिए, क्योंकि उससे कहानी का कद छोटा हो रहा है। तो मित्रों, कहानी सुनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब अच्छे मित्र सृजनात्मक सलाह देते हैं तो कहानी कैसे बदल जाती है। तो मैंने सूरज की उस बात को माना और उसके बाद मैंने अंत को बदला और मैं खुद संतुष्ट हूं कि मैंने वो निर्णय सही लिया। तो अब मैं शुरू करता हूं कहानी दीवार में रास्ता। छोटी जान आजमगढ़ आ रही है। मोहसिन को महसूस हुआ कि अब दीवार में रास्ता बनाना संभव हो सकता है। भावज ने पोपले मुंह से पूछ ही लिया, अरे कब आ रही है? क्या अकेली आ रही है या जमाई राजा भी साथ में होंगे? अरे भाई, सलमान मियां को देखे तो एक जमाना हो गया। वैसे मरी ने आने के लिए चुना भी तो रमजान का महीना। भावज की आंखों के कोर भीग गए। रात को सकीना ने अपनी परेशानी मोहसिन के सामने रख दी। सुनिए जी, क्यों मर रही है छोटी जान? अचानक 50 साल बाद क्यों हमारी याद आ गई उनको? फिर देखो, कुछ साफ तो मुझे पता नहीं, पर सुनने में आ रहा है कि छोटी जान इंग्लैंड में बड़ी सियासी शख्सियत बन गई है, शायद एमपी हो गई है। शहर वालों ने इज्जत देने के लिए बुलाया है, मगर उनके आने में अभी तो देरी है। पता नहीं क्यों जी, मेरा तो दिल डोल रहा है। अरे घबरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मोहसिन की आंखों से भी नींद गायब है। बिस्तर छोड़कर कमरे से बाहर आ गया है। उसके पीछे सकीना की प्रश्न पूछती आंखों की जोड़ी भी साथ आ गई है। गोल बरामदे तक चला आया है। कभी शाही शानो शौकत वाला गोल बरामदा आज भुतहा एहसास दे रहा है। खंडहर सा लग रहा है। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अपने खेतों पर निगाह डालता है। कितने वर्ष बीत गए, कितने दशक, उसके हालात क्यों नहीं बदलते? इतने बड़े घर और इतनी जमीन का मालिक एक गरीब की इज्जत जीने को क्यों अभिशप्त है? अभिशप्त तो ये सारी प्रॉपर्टी ही लगती है। बस पैसे डाले जाओ, जितने चाहो डाले जाओ, लेकिन कहीं कोई बदलाव आने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी तो खंडहर बनती जा रही है। अब तो ठाकुरों ने प्रॉपर्टी के भीतर आने का रास्ता तक बंद कर दिया है। इस मुल्क में गरीब का साथ देने वाला कोई है नहीं। फिर ऊपर से अगर गरीब मुसलमान हो तो सुनिए जी, छोटी जान कितने वक्त के लिए आ रही होगी? क्या उनको पहचान भी पाएगा मोहसिन? उनका आज इस जायदाद से क्या रिश्ता हो सकता है? उनके बाकी भाई बहन तो यहां ज्यादा रहे भी नहीं। बस उनका बचपन ही तो बीता है इस घर में, दरिया महल में। क्या छोटी जान को आज भी लगाव होगा इस घर से? सकीना भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती है। आवाजें पीछा नहीं छोड़ती हैं। आवाजें कभी कभी सवाल बन जाती हैं तो कभी आईना बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। मोहसिन को ये आवाजें कभी भी कहीं से भी सुनाई देने लगती हैं। क्या कारण है कि इतनी बड़ी जायदाद का अकेला रखवाला समाज में अपना कोई स्थान नहीं बना पाया, जबकि इसी प्रॉपर्टी के दूसरी तरफ रहने वाली संध्या ठाकुर
सियासत में अहम स्थान बनाए हुए है। उसका पति जनार्दन ठाकुर जाना माना डॉक्टर है, उनसे मुकाबला भी तो नहीं कर सकता। अगर सब कुछ बेच बाच दे तो कहीं 3 बेडरूम का सुंदर सा घर लेकर अपने परिवार को रख सकता है, सुख दे सकता है अपनी औलाद को, बीवी को और बूढ़ी मां को। अचानक मेंढक टर्राने लगा है, झिंगुर की आवाज भी साथ में शामिल हो गई है। नींद नहीं आ रही ना? सकीना आ खड़ी हुई। बस छोटी जान के बारे में सोच रहा था। आज तो अम्मा भी बहुत बेचैन है। अरे उन्होंने ही तो छोटी जान को बचपन में पाला था। आज बहुत भावुक हो रही हैं, बस कहे जा रही हैं कि अल्लाह ताला छोटी जान के आने तक उन्हें सेहत बख्श दे। उनको देखे बिना तो जन्नत भी नहीं जाना चाहती। कल पता करता हूं कि आखिर आने का सबब क्या है। सोचता हूं कि इम्तियाज भाई से कुवैत में बात कर लूं, शायद उनसे कोई बातचीत हुई हो। मेरा तो मानना यह है कि आप सीधे लंदन फोन घुमाइए, चाहे तो मोबाइल से ही कर लीजिए। इन लोगों के आने की खबर से मुझे न जाने क्यों बेचैनी हो रही है। अरे बेचैनी किस बात की? मोहसिन के माथे पर भी विचारों की धार अपना घर बनाती जा रही थी। ये लोग हमसे प्रॉपर्टी वापस तो नहीं मांग सकते ना? सकीना की आवाज में भय ने अपना चेहरा दिखा ही दिया। अरे नहीं, हमारे पास पक्के कागज हैं, और फिर अब तो ये लोग पाकिस्तानी हो गए हैं। यहां भारत में इनका किसी चीज पर कोई हक नहीं रह गया। हमारे दादा हजूर ने बाकायदा पेमेंट करके खरीदा है दरिया महल, अभी सिर्फ हमारा है। अम्मा तो कुछ और ही कहती हैं। वो तो इन लोगों का एहसान मानते नहीं थकती। अपनी फुफिया सास को हमेशा अपनी नमाज में दुआ देती हैं कि हमारे जीने और रहने का पक्का इंतजाम कर गई। अरे अम्मा की भली कही, बूढ़ी हो चली है, उनकी याददाश्त भी उनकी तरह बढ़ा रही है। फिर भी पता तो कीजिए ना कितने दिन के लिए आ रही हैं, उनका प्रोग्राम क्या है? कहते कहते सकीना मोहसिन के और निकट आ खड़ी हुई। गीली हवा में सकीना के बदन की महक मोहसिन की सांसों में तनाव उत्पन्न करना शुरू कर देती है। मोहसिन के जीवन से रोमांस जिसे गायब ही हो चुका है। एक बेटी और 2 बेटों के जन्म के बाद से जीवन केवल जिम्मेदारियों का पुलिंदा बन गया है। आज अचानक सकीना के बदन की महक को बाहों में भर लेने को जी चाहा है। चांदनी रात में हल्की फुहारों के बीच सांवली सकीना ने दिल के तारों को झंकृत कर दिया है। मोहसिन अपने आप को रोक नहीं पा रहा। अपने टेंशन को सकीना के बदन में गहरे उतार देने को बेचैन हो रहा है। सकीना कसमसा रही है, मोहसिन की बाहों की गर्मी में पिघलती जा रही है। कुछ ही पलों में पास पड़ी चारपाई पर 2 बदन गुत्थम गुत्था होने लगते हैं और कुछ देर के बाद सब शांत हो जाता है। सुबह अपने साथ एक बार फिर वही सवाल ले आई है। उलझने सुलझाने का प्रयत्न करता है मोहसिन। काश छोटी जान अपना सियासी सुलूक यहां इस्तेमाल कर सके। क्या इंग्लैंड के सियासतदान के रुतबे से संध्या ठाकुर प्रभावित हो सकती है? संध्या ठाकुर की पहुंच तो यूपी के सत्ता के गलियारों में खासी अंदर तक है। स्थानीय बीजेपी की बड़ी लीडर है। भला सीधा साधा मोहसिन उससे पार पाए भी तो कैसे? लड़ाई तो दादा हजूर और संध्या ठाकुर के ससुर के जमाने से चली आ रही है। अब्बा जान ने अगर ठाकुरों से सुलह कर ली होती तो कम से कम हमारी जिंदगी तो बेहतर हो जाती। कोर्ट कचहरी भला किसी के सगे हुए हैं क्या? बड़े भाई तो ऐसे कुवैत गए कि मुड़ के पीछे देखा ही नहीं। मोहसिन अकेला ही कोर्ट कचहरी से जूझता फिर रहा है। ठाकुर परिवार से लोहा लेना कोई आसान काम भी तो नहीं। छोटी अदालत से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक मोहसिन अकेला ठाकुर परिवार से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। खगेंद्र ठाकुर स्वयं अपने जमाने के बड़े सर्जन थे और उनके बेटा जनार्दन और निरंजन भी डॉक्टर ही हैं। बड़े लोगों से लड़ाई ने मोहसिन को बहुत छोटा बना दिया है। मुस्तफा साहब ने तो बुलवा भी भेजा था। क्यों मोहसिन मियां, कैसी चल रही है? जी आप तो अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब तो ठाकुरों ने दरिया महल तक पहुंचने का रास्ता तक बंद करवा दिया। भला कौन सा कानून इस बात की इजाजत देता है? लेकिन कानून भी तो अमीर आदमी की भैंस है ना, उसी के हिसाब से करवट लेता है। मियां दिल छोटा ना करो, हम अगली मजलिस में आपका केस रखवा देते हैं। इन ठाकुरों से मुझे भी हिसाब तय करने हैं।
संध्या ठाकुर चुनाव लड़ने के चक्कर में है। चलो छोड़ो, बात तुम्हारी प्रॉपर्टी की हो रही थी। बोलो, अब की ठाकुरों ने क्या नई चाल चली है? अब तो उन्होंने शराफत की सभी हदें पार कर दी हैं। हमारी दिक्कत यह है कि कोर्ट में जब जब हमारे हक में कोई फैसला बनता है, ठाकुर कोई ना कोई ऐसी चाल चल देते हैं कि लगता है जैसे फैसला उनके हक में हुआ हो। भाई पहेलियां तो बुझाइए मत मोहसिन मियां, अंदर की बात बताइए। ठाकुरों ने हमारे घर में घुसने वाले रास्ते पर पक्की दीवार खड़ी कर दी है। हमें अपने ही घर में दाखिल होने के लिए कच्चे रास्ते का 2 मील का रास्ता तय करना पड़ता है। अब आपको तो मालूम है कि हमारी अम्मा कितनी बूढ़ी है, उन्हें आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता। हमारी बेगम को भी परेशानी होती है और बच्चों को स्कूल जाने के लिए 1.5-2 मील की एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ती है। हम तो अपने ही घर में कैदी होकर रह गए। यार तुम्हें प्रॉपर्टी बेच क्यों नहीं देते? कहो तो हम ही खरीद लें। मोहसिन ये सुनकर कुछ कसमसाया। अरे भाई, अगर ये मंजूर नहीं तो मजलिस के नाम कर दो। खुद किसी ठीक ठाक घर में रहो, अपना परिवार पालो। ये खेती तुम्हारे बस का काम नहीं है। मोहसिन अचानक खड़ा हो जाता है, मुस्तफा साहब की तरफ देखता है। वो क्या है कि भाईजान की मर्जी के बिना तो कुछ कर नहीं सकता। अब वो तो कुवैत में बैठे हैं। मोहसिन अपने कुर्ते के कफ को कुछ यूं कसकर पकड़ लिया जैसे प्रॉपर्टी उसी कफ के काज में से निकलकर मुस्तफा साहब तक पहुंचने वाली है। एक बात बताओ मोहसिन में, आप ठाकुर से सीधे सीधे भिड़ क्यों नहीं जाते? बिना जिहाद किए कभी कुछ हासिल हुआ है क्या? मालिक, हमारा उनसे क्या मुकाबला। संध्या ठाकुर बड़ी नेता है, औरतों के रहनुमा है, उनके खाविंद बड़े डॉक्टर हैं, दबदबा है उन लोगों का। भला हमारी क्या औकात। सुनिए मोहसिन मियां, बस एक बार भिड़ जाइए, अल्लाह कसम आग लगा देंगे शहर में। समझ क्या रखा है इन ठाकुरों ने? अरे रजवाड़ों के दिन लग गए, आज का मुसलमान दबने को तैयार नहीं है। अरे माइनॉरिटी कमीशन हमारे साथ है, आप शुरुआत करिए, हल्ला हम बोल देंगे। डरा सहमा मोहसिन वापस घर आ गया। जलते हुए शहर के बारे में सोचकर ही डर गया है। उसकी बीमारी हल्का सा बुखार है और मुस्तफा साहब ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं। अगले हफ्ते फिर से कोर्ट के ऑर्डर आने की उम्मीद है। पिछली बार अम्मा को ले भी गया था कोर्ट में। उस बार तो जज भी मुसलमान था, एक अच्छा सा नाम था। फैसला मोहसिन के ही हक में हुआ। कैसी व्यवस्था है, कैसा निजाम है। गरीब की कोई सुनवाई नहीं। जज तो मोहसिन को डांट भी रहा था। अरे क्या मार ही डालोगे अपनी अम्मा को? इतनी बूढ़ी औरत को कचहरी में लाने की जरूरत क्या थी? मन में कहीं उम्मीद थी कि शायद यही तरकीब काम कर जाए। जज ने तो ऑर्डर भी कर दिया था कि रास्ता खोल देना चाहिए, दीवार तोड़ देनी चाहिए। लेकिन दीवारें तोड़ना क्या इतना आसान होता है? जज के आदेश को कार्यान्वित करने वाले भी तो होने चाहिए। वो सब तो संध्या ठाकुर की मुट्ठी में है। संध्या ठाकुर कहने को तो महिलाओं की हिमायती है, उनके हक की लड़ाई लड़ती है। फिर मोहसिन की बूढ़ी अम्मा और पत्नी की दुर्दशा उनकी आंखों से कैसे छिपी रह पाती है? भावच को छोटी जान के आने की सबसे अधिक प्रतीक्षा है, या यूं कहा जाए कि उनकी प्रतीक्षा निस्वार्थ है। वो केवल अपनी बिट्टो की प्रतीक्षा कर रही। अरे मोहसिन, तेरी बात लंदन हुई क्या? कब आ रही है मेरी बिट्टो? क्या बताऊं तुम्हें। अरे मरी जब छोटी थी तो आम के पेड़ पे चढ़ जाया करती थी। कच्ची कैरी की तो चटोरी थी। अरे बड़े बच्चे तो सभी हॉस्टलों में रह के पड़े ना, एक यही थी जो मेरे हाथ से पली। रोजाना डांट खावे थी। आरी सकीनत, तुझे एक बात बताती हूं। यहां घर में शक्कर रखने का एक बहुत बड़ा सा ड्रम हुआ करता था, आदम कद से भी बड़ा। बिट्टो को शक्कर खाने का बहुत शौक था। ना जाने मरी कैसे चढ़ी उस ड्रम पे और अंदर धड़ाम से छलांग लगा दी। पहले तो मजे से शक्कर खाती रही, जब जी भर गया तो बाहर निकलने की सोची।
अब इतने ऊंचे ड्रम पर वापस चढ़े कैसे? जितनी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे उतने ही उसके पांव शक्कर में धंस जाए। डर के मारे किसी को आवाज भी नहीं दे पा रही थी, घबरा गई, रुआंसी होकर वहीं सो गई। घर में ढूंढ मच गई, सब उसे ढूंढ रहे थे, ना कहीं दिखाई दे और ना ही सुनाई। अचानक मुझे लगा कि मुझे कोई आवाज दे रहा है, भावज मुझे निकालो। अब मैं हैरान कि आवाज कहां से आ रही है। आवाज शर्तिया बिट्टो की थी। अरे कितनी मुश्किलों से मरी को उस ड्रम में से निकाला। फिर जो उसकी जमकर पिटाई हुई, फूफी जान उसे मारे जाए और मैं उसके बदन को ढके जाऊं। मुझे ही कितने थप्पड़ पड़ गए, मगर मजाल है उसमें जरा भी बदलाव आ जाए। सारा दिन खुराफातें सूझती थी इस लड़की को। पता नहीं कहां कहां घूमती, बड़े पुल के नीचे जा छुपती थी। मरी को सभी खेल लड़कों वाले पसंद थे। उसके दोस्तों की फहरिस्त भी कमाल की थी। रामदीन धोबी का बेटा, शंभुनाथ माली का बेटा और रसोई का बेटा तो उसका खास दोस्त था। और फिर पढ़ी भी तो यहीं के सरकारी स्कूल में ना, इसलिए बाकी भाई बहनों की तरह अंग्रेज नहीं बन पाई। मगर मेरी बिट्टो को देखो, पहुंच गई इंग्लिस्तान। कितनी चाह थी कि उसकी डोली दरिया महल से उठती। इस घर की दीवारों तक से जुड़ी थी मेरी बिट्टो, लेकिन शादी के लिए तो उसे सरहद पार जाना पड़ा। सकीना को आजकल अम्मा की भावनाएं रोजाना सुननी पड़ती है। उसने स्वयं तो छोटी जान को कभी देखा नहीं, भला उन्हें छोटी जान कहा क्यों जाता है ये तक तो उसे मालूम नहीं। बस उतना ही जानती है जो उसकी सासू से बता देती है। उसकी सास ने दरिया महल के शाही ठाट भी देखे और आज की गरीबी भी। छोटी जान के आने से उनके अपने जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, बस यही सोचती रहती है। फिर अपने घर की तरफ देखती है, क्या छोटी जान इस घर में एक रात भी बिता पाएंगी? बिना एयर कंडीशन के कहां सो पाएंगे वे? छोटी जान आकर रहेंगी कहां? उनका मेजबान कौन होगा? क्या वो पहले हमें मिलने आएंगी या फिर कहीं ठहर कर हमें वहां बुलाएंगी? शहर में कोई बड़ा होटल तो है नहीं। शायद शिवली कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलाया होगा, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी की मेहमान भी हो सकती हैं। एक तो मोहसिन भी ठस के ठस बैठे रहते हैं। अभी तक तो कुवैत भी फोन नहीं किया। बस छोटी जान हमारा एक काम करवा दे, हमारा तो जीवन सुधर जाएगा। बस हमारा रास्ता खुलवा दे, दीवार में एक रास्ता बनवा दे। संध्या ठाकुर शायद उनकी सुनी ले। मोहसिन स्वयं परेशान है। आखिर छोटी जान 2-4 दिन रुकती है तो उनको रखा कहां जाएगा? दिक्कत तो यह कि सलमान भी अभी साथ होंगे। अब छोटी जान तो फिर भी घर की है, मगर फूफा जान के सामने तो इज्जत बचाकर रखनी ही होगी ना। वैसे अगर छोटी जान एक मीटिंग संध्या ठाकुर के साथ करवा दें तो मामला सुलझ भी सकता है। अगर अब्बा हुजूर ने डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर से समझौता कर लिया होता तो मामला इतना पेचीदा न बनता। सकीना की अलग समस्या है। अम्मा, ये छोटी जान का हमसे रिश्ता क्या लगता है? आप कहती हैं कि आपने इनको पाला है। मोहसिन तो कुछ और लंबा सा रिश्ता बताते हैं। आखिर वो हमारी लगती क्या है? वो क्या है बहुरा? जो दरिया महल है ना, इसके मालिक थे डॉक्टर अमानुल्लाह। उनकी बेगम के जो सगे भाई थे वो मोहसिन के दादा थे। छोटी जान डॉक्टर अमानुल्लाह की 13वीं औलाद है। उसकी मौत के वक्त छोटी जान बस 2 साल की रही होगी। अब फूफी जान के जिम्मे तो सारे काम आन पड़े। वही कचहरी संभालती थी और वही खेती। तो ऐसे में छोटी जान की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आन पड़ी थी। वो जब तक आजमगढ़ में रही उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल मैं ही रखती थी। बिट्टो को दूध पीने में बहुत दिक्कत होती थी। दूध पीने के बाद हमेशा उसके पेट में दर्द होता था, बहुत चिल्लाती थी। फूफी जान को कभी समझ नहीं आता था कि इसे दूध पचता नहीं है। वो मरी अंग्रेजी में क्या बोले, उसे एलर्जी है दूध से। मेरे तो पीछे पड़ी रहती थी, कहती भावज आप इतना हंसती क्यों है? अब तो हंसे हुए भी एक जमाना हो गया बच्चे। भावज का पोपला मुंह एक बार फिर यादों में खो जाता है। चाहत सकीना की भी एक ही है
कि छोटी जान एक बार मिलकर संध्या ठाकुर से दीवार में से रास्ता खुलवा दें। जवान लड़की को खेतों में से होकर वक्त बेवक्त जाना पड़ता है, कहीं कोई अनहोनी न घट जाए। पति पर भी झुंझलाहट हो रही है कि अभी तक लंदन फोन पर बात नहीं की है। मोहसिन बिना बात किए ही सपने देखे जा रहा है। सलमान मियां खुद भी तो इतने बड़े बैंकर हैं। छोटी जान और सलमान मियां से घर की मरम्मत के लिए तो बात की जा सकती है। अगर एक कमरा और पक्का बनवा लिया जाए तो नई बैठक सज सकती है, मगर फिलहाल जो बैठक है उसमें तो कोई फर्नीचर नहीं है। वैसे भी तो ईद के अलावा घर में आता ही कौन है। बस ईद से पहले टेंट वाले से फर्नीचर किराए पे ले लिया जाता है। हफ्ते भर की अयाशी के बाद फर्नीचर वापस हो जाता है। पिछली ईद पर तो कोई भी मेहमान घर नहीं पहुंचा था। लोग साफ कहने लगे कि कौन खेतों में से होकर आए। मोहसिन मियां, आप लोग हमारे यहाँ आ जाया करिए, आज जरूर छोटी जान को फोन करेगा। मोहसिन ने मन ही मन निर्णय ले लिया। अब फोन भी तो अजीब किस्म की चीज है, और उस पर मोबाइल का तो कहना ही क्या। कभी भी कहीं भी बज उठता है। मोहसिन भी अपने बजाज चेतक स्कूटर पर घर से निकला ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। देश में मोटरसाइकिल क्रांति आ जाने के बावजूद मोहसिन अपने पुराने दुपहिए को जोते जा रहा है। स्कूटर रोका, मोबाइल पर एक अनजान नंबर उभरते देखा, माथे पर सिलवटें पड़ी। हेलो, आवाज में एकाएक तेजी आ गई। अरे छोटी जान, कैसी हैं आप? कब आने का पक्का किया है? फूफा मियां साथ में आ रहे हैं ना? जब तक बात खत्म हुई, मोहसिन तनाव के मारे पसीने पसीने हो रहा था। अब उसमें स्कूटर चलाने की भी ताकत शायद नहीं बची थी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसी साजिश है? क्या दीवार में रास्ता बनने के बजाय दीवार और ऊंची उठा दी जाएगी? सकीना को कैसा लगेगा? अम्मा क्या सोचेंगी? ये हुआ कैसे? अल्लाह मियां कैसे कैसे इम्तिहान लेते हैं। क्या पूरे आजमगढ़ में एक भी मुसलमान इस काबिल नहीं था जो छोटी जान का मेजबान बन पाता? 3 महीने पहले जब एक शूटर ने अपनी मोटरसाइकिल से मोहसिन पर गोली चलाई थी, उससे तो बच निकला था मोहसिन, मगर इस समाचार की मार से कैसे बचा पाएगा अपने आप को? सकीना को बताता हूं, अल्लाह भी कैसे कैसे मजाक करता है गरीब बंदों के साथ। सकीना को तो मोहसिन थोड़ा खिसका हुआ लगा। भला छोटी जान ऐसा कैसे कर सकती है? ये कैसी राजनीति है? छोटी जान की मेजबान संध्या ठाकुर? ये नहीं हो सकता। भला संध्या ठाकुर ने क्या प्रपंच रचा है? अल्लाह की मार पड़ेगी उस पर। बोली क्या छोटी जान? वो बोली कि कोई संध्या ठाकुर है जिन्होंने उन्हें बुलाया है, बस एक रात के लिए आ रही हैं। बनारस से आजमगढ़ इनोवा वैन से आएंगे, साथ में फूफा जान भी हैं और 2 हिंदू जर्नलिस्ट भी हैं। पहले अपने स्कूल जाएंगी, वहां से हमारे घर आकर दोपहर का खाना खाएंगी, फिर नेहरू हॉल में उनका पब्लिक रिसेप्शन है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है और रात का डिनर संध्या ठाकुर के घर। वैसे शाम को ही डीएम के साथ चाय भी है। दोपहर का खाना हमारे घर? या अल्लाह, रोजा नहीं रखती हैं क्या? भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। फिर उम्र भी तो खासी हो गई है और साथ में हिंदू जर्नलिस्ट भी हैं। 5 लोगों के खाने की बात कह रही हैं, मगर अगले दिन जा कहां रही हैं? कहीं आसपास घूमने जा रही हैं क्या? सुनिए, क्या आपको डीएम के घर चाय पे साथ नहीं ले जा सकती? आप उनसे भी तो बात कर सकते हैं। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूं कि संध्या ठाकुर से हमारे बारे में कब बात करेंगी। एक लंबी सी चुप्पी छा जाती है। पति पत्नी दोनों गहरी सोच में डूबे बैठे हैं। क्या छोटी जान को मालूम है कि संध्या ठाकुर का परिवार हमें कितना कष्ट दे रहा है? फिर भी वो ऐसा क्यों कर रही है? संध्या ठाकुर के गुंडों ने तो मुझ पर गोली भी चलाई थी। फिर कारण क्या हो सकता है? अरे पगले, भला उस मासूम को कहां पता होगा कि संध्या ठाकुर ने हमारी जमीन हड़प रखी है? उसे तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संध्या उन्हीं ठाकुरों की बहू है जिनको 47 में सरकार ने दरिया महल का हिस्सा दे दिया था। अगर शाहिद और जमाल 47 में पाकिस्तान न चले जाते तो ठाकुर दरिया महल के इतने बड़े हिस्से पे कब्जा नहीं कर सकते थे। उन दोनों भाइयों ने किसी की नहीं सुनी।
मेरी बिट्टो तो 67 तक भारत में रही, जब तक फूफी ने उसकी शादी कराची में नहीं कर दी। दरिया महल के साथ सबसे गहरी तो मेरी बिट्टो ही जुड़ी हुई थी। यहाँ के चप्पे चप्पे से प्यार था उसको। उसे तो इलाहाबाद और बनारस से भी बहुत प्यार था। बहुत रोई थी जब उसकी शादी कराची में तय हो गई। मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता कि वो आजमगढ़ क्यों आ रही है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि दरिया महल अब उसका नहीं है, लेकिन दरिया महल उसके दिल में है, आत्मा में। मुझे मालूम है यहाँ का हाल देखकर उसकी आंखों से खून के आंसू निकलेंगे। मैं जानती हूं वो ठाकुरों से बात जरूर करेगी। अरे पगले, तूने क्या कभी बिट्टो को बताया भी है कि ठाकुरों के शूटर ने तुम पर गोली चलाई थी? और फिर अब दरिया महल तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बेचारी तो अपने बचपन को दोबारा जीने आ रही है, मेरे गले लगकर रोने आ रही है। तुम उसे इस पचड़े में मत बचाओ। मैंने तो सुना है कि जमाई राजा खासे सख्त किस्म का इंसान है। ना मालूम बिट्टो कैसे गुजारा कर रही होगी। भावज अपनी कमजोर नजर से पुराने चित्रों को इकट्ठा कर रही थी। आज उनकी यादों का बांध टूट रहा था और यादें छन छन कर बाहर आ रही थी। अरे छुटकी सी थी, वो पगला कासिम यहाँ आया करता था। दोनों बंसी लेके निकल जाते थे मछली पकड़ने। ये छुटकी नदी किनारे मिट्टी से केंचुए निकाल निकाल कर बंसी पर लगाकर कासिम को देती थी। दोनों घंटों मछली पकड़ते रहते। फिर बट्टो मछली लाकर मुझे देती। गर्मी के मारे मुंह लाल हो जाता था उसका। मैं उसका मुंह धुलवाती थी और उसकी लाई मछली उसे फ्राई करके देती थी। कितने चाव से खाती थी मेरी बिट्टो। मुझे तो डर ही लगा रहता था कि कहीं कासिम को पागलपन का दौरा न पड़ जाए मछली पकड़ते पकड़ते। मगर मजाल है कि छटाक भर की छोकरी जरा भी डरे। बस 2 चोटियां बनवाती थी और उनमें लाल रिबन पहन लेती थी। सारे काम लड़कों वाले। मरी को चैन तो मिलता ही नहीं था। चोटें तो इतनी लगती थी कि बदन का कोई ना कोई हिस्सा तो फटा रहता ही था। मगर प्यारी बहुत है मेरी बिट्टो। अरे तुम खुद ही देख लीजिए, अब तो आ रही है। सकीना और मोहसिन ने कभी अम्मा को किसी के प्रति इतना भावुक होते नहीं देखा था। कभी उनकी आवाज गीली होती तो कभी आंखें। सकीना की समस्या सबसे अलग है। उसे ऐसे मेहमान की प्रतीक्षा करनी है जिसे कभी देखा नहीं। केवल सुन सुनकर किसी भी रिश्ते को कैसे महसूस करे। मोहसिन ने भी छोटी जान को कितना देखा होगा। छोटी जान तो 40 साल पहले शादी करके कराची चली गई थी। मोहसिन तो उस वक्त 10 साल के रहे होंगे। उनकी यादें भी कुछ खास गहरी नहीं होंगी, फिर भी छोटी जान का एक रुतबा है। उन्होंने विलायत में अपने लिए जगह बनाई है। कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में भी उनकी अच्छी पैठ है। शायद यहां हिंदुस्तान में भी उनकी चलती हो। एक तो मोहसिन भी सीधी बात करना नहीं जानते, इधर उधर की हंकने लगते हैं। मूल मुद्दा कहीं गायब हो जाता है। क्या मुझे खुद छोटी जान से बात करनी चाहिए? मुझे तो छोटी जान का नाम भी ठीक से मालूम नहीं। आज अम्मा से पूछती हूँ। अम्मा भी तो बस उन्हें बिट्टो कह के काम चला लेती हैं। लंदन से एक बार फिर फोन आया है। 20 तारीख को आ रही है छोटी जान। 20 तारीख सकीना का जन्मदिन 20 फरवरी, उसके पुत्र परवेज का जन्मदिन 20 नवंबर, मोहसिन और सकीन की शादी 20 मार्च, मोहसिन गोली से बाल बाल बचा 20 जुलाई, अब छोटी जान का आगमन 20 सितंबर। 20 तारीख का सकीना के जीवन में बहुत महत्व है। सुनिए, आप मौलवी जी से पूछे कि छोटी जान का 20 तारीख को आना क्या अल्लाह की किसी खास मर्जी से हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि इस मामले में मौलवी साहब कुछ बता सकते हैं। वो रस्तोगी न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, उससे बात करता हूं। ये नंबरों और तारीखों के बारे में उसकी नॉलेज काफी बेहतर है। हाँ, बात करके देखिए, शायद ये 20 तारीख हमारा काम बनवा दे। लेकिन छोटी जान ने कहा है कि उसके साथ 2 जर्नलिस्ट भी हैं। हमें कमरे में कुछ तो फर्नीचर रखना ही होगा। हाँ, 19 तारीख से 1 हफ्ते के लिए टेंट वाले से भाड़े पे ले लीजिए। एक तो सोफा सेट ले लीजिए, 2 टेबल खाना लगाने के लिए, साथ में डोंगे, प्लेटें, कटलरी वगैरह। 12 लोगों के लिए ऑर्डर कर दीजिए। उस्मान मियाँ को कह दीजिए। 20 की दोपहर का खाना भी आफ्ताब के रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देता हूँ। रहने दो जी, घर में सस्ता पड़ेगा। मैं तो तुम्हें आराम देने के ख्याल से कह रहा था, रोजा रखकर तुम्हें डबल मेहनत पड़ जाएगी। आप मेरी फिक्र छोड़िए।
और फिर छोटी जान तो आपने बताया कि लहसुन और प्याज भी नहीं खाती। बस एक डिश गोश्त की बना लूंगी और एक चिकन की, बाकी सब तो वेजिटेरियन ही बनाना है। अम्मा कह रही है कि अचारी, करेले और अरहर की दाल तो वही बनाने वाली हैं। छोटी जान को बचपन में ये दोनों चीजें बहुत पसंद थी। चलो फिर मीनू तुम ही तय कर लेना। जरा बच्चों को एक एक जोड़ा नया बनवा दीजिए। छोटी जान तो घर की है, मगर फूफा जान के सामने पुराने कपड़ों में कैसे दिखेंगे। वैसे भी ईद पर तो लेने ही है, थोड़ा पहले ही ले लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तुम परेशान नहीं हो ना, मैं इंतजाम कर लूंगा। पहले तो रस्तोगी से बात करता हूँ, शायद ये 20 तारीख हमारी जिंदगी में एक नया रास्ता खोल दे, इंशाअल्लाह। इंतजार की घड़ियां भी अजब होती है, कभी कटती नहीं और कभी धड़ाधड़ दौड़ती हैं। मोहसिन का जी चाह रहा है कि संध्या ठाकुर से जाकर पूछ ले कि 20 तारीख का पूरा प्रोग्राम क्या है। वह पोह मची है और 20 तारीख का सवेरा हो भी गया है। सुबह के 8 बज गए और मोहसिन के दिल में धुकधुकी हो रही है। आज वो सुबह सुबह दीवार के पास तक चलकर आया है, दीवार को छू भी लिया है। दीवार के इस तरफ प्लास्टर नहीं किया गया है, बस ईंटों में बेढब सा सीमेंट दिखाई दे रहा है। दीवार के दूसरी तरफ पूरी तरह से प्लास्टर किया गया है। मोहसिन दीवार को ताके जा रहा है और मन ही मन दुआ कर रहा है, या अल्लाह, छोटी जान के हाथों में ऐसी बरकत बख्शना कि ये दीवार उन्हीं के हाथों से टूटे। 10 बज गए हैं। सकीना रसोई घर में काम किए जा रही है। आज गोश्त में खास तौर पर चॉप्स मंगवाई हैं और चिकन मुगलई स्टाइल का बनाया है। भावज ने आज बरसों बाद किचन में कदम रखा है। मसालों के साथ साथ अपनी मोहब्बत भी उंडेल रही हैं। वहीं से मोहसिन को आवाज दे रही हैं, अरे मोहसिन, पता तो लगाइयो, कहां तक पहुंचा है काफिला मेहमानों का। मैं भी अजीब अहमक सी हूं, अपनी बिट्टों को ही मेहमान कहे जा रही हूं। अरहर की दाल में जीरे का छौंक लगाकर उस पर हरा धनिया छिड़क रही हैं भावज। आम के अचार के मसाले से भरमा करेले बना रही हैं। सकीना ने मीठे के लिए बाजार से रसमलाई मंगवाई है तो घर में सेवैयां बनाई हैं। लगता है कि रमजान के महीने के बीचों बीच अचानक चांद दिखने की उम्मीद में आज ही ईद मनाई जा रही हो। भावज के दिल का चांद तो आज दोपहर ही निकलने वाला है। मोहसिन का मोबाइल में लिखा है, काफिला बनारस से संध्या ठाकुर की बहन रूपा सिंह के घर से नाश्ता करके चल पड़ा है। मोहसिन परेशान है। पहले केवल संध्या ठाकुर उनके हक पे डाका डाल रही थी, अब उसकी बहन भी जुट गई है। 1-1:30 बजे तक स्कूल पहुंच जाएगा काफिला। मोहसिन से वही आने को कह दिया गया है ताकि वो अपने घर ले जा सके। क्या संध्या ठाकुर की बहन से छोटी जान को एक बात करेगी? सकीना बच्चों को नहाने को कह रही है। आज उन्हें नहाकर नए जोड़े पहनने हैं। बच्चे खुश हैं, मगर फिर भी कुछ सहमे सहमे हैं। आज उनके घर एक अमीर रिश्तेदार आने वाला है। नीलोफर सलाद काटकर मां का हाथ बटा रही है। अरशद और नवाब बर्तन धोकर पहुंच रहे हैं और मेज पर लगा रहे हैं। घर में सही तौर पर त्योहार का माहौल है। अचानक घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी हैं। घड़ियां प्रतीक्षा की जो है। मोहसिन सोच में डूबा है। उसने आज छोटी जान को दिखाने के लिए ट्रैक्टर किराए पर ले रखा है। एक टोयोटा क्वालिस भी मंगा ली है। ड्राइवर नहीं बुलाया, खुद ही चलाएगा। दोनों बेटे बार बार क्वालिस को छूकर देख रहे हैं। मोहसिन ने अपने बाल भी एक दिन पहले ही रंग लिए हैं, मूछों को भी काला कर लिया है। 12:30 बज गए हैं, यानी कि काफिला किसी भी पल राजकीय उच्चतर कन्या विद्यालय तक पहुंच जाएगा। सोचते ही मोहसिन के पेट में मरोड़ सा उठा है। लपक कर लैट्रिन में दाखिल हो गया है। आज उसने हाथ धोने के लिए भी अस्थाई वॉश बेसिन टेंट वाले से ही किराए पर ले लिया है। दुकान वाले को उसकी बात ठीक से समझ नहीं आई। वो गलती से 2 वॉश बेसिन ले आया है। मोहसिन दोनों वॉश बेसिन में पानी भर रहा है। मोबाइल फिर बजा। छोटी जान स्कूल पहुंच गई है। भावज ने डांट लगाई, अरे अभी तक तो घर में घुसा हुआ है, तुझे तो वहां पहले से खड़ा रहना चाहिए था। वो जब गाड़ी से उतरती तो उसका इस्तेकबाल करता। अब तो वो लोगों से घिर जाएगी, उसे मिलेगा कैसे? अरे अम्मा तुम चिंता नहीं करो, मैं उनसे जाके बात कर लूंगा। मोहसिन क्वालिस के स्टीयरिंग व्हील पर बैठ गया और अरशद और नवाब भी साथ हो लिए। आजमगढ़ है ही कितना बड़ा। बस 5-7 मिनट में स्कूल के बाहर पहुंच गया। वहां भी कुछ त्योहार का सा माहौल था। मोहसिन ने देखा कि लखनवी शलवार सूट पहने कटे बालों वाली एक महिला को स्कूल की प्रिंसिपल हार पहना रही थी। जीन के नीले रंग का कुर्ता पहने एक पुरुष उनके फोटो खींच रहा था। ये जरूर उन पत्रकारों में से एक होगा, सोचने लगा मोहसिन।
एक बुजुर्ग से सज्जन के साथ लाल कमीज पहने एक और पुरुष खड़ा था। मोहसिन को अंदाज लगाने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई कि बुजुर्ग दिखाई देने वाले सज्जन उसके फूफा हैं और लाल कमीज वाला दूसरा पत्रकार। फिर ये पांचवा इंसान कौन हो सकता है जिसके लिए छोटी जान खाना बनाने को कह रही थी? कोई और दिखाई भी तो नहीं दे रहा। मोहसिन ने हाथ हिलाकर छोटी जान को बताना चाहा कि वो आ चुका है, मगर छोटी जान अपने प्रशंसकों में घिरी हुई थी। मोहसिन ने देखा कि प्रिंसिपल छोटी जान को अपने कमरे में ले गई। साथ ही कैमरे वाला पत्रकार, बुजुर्ग सज्जन और लाल कमीज वाला भी अंदर चले गए। मोहसिन कमरे के भीतर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने बाहर से देखा प्रिंसिपल ने छोटी जान को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। छोटी जान थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुरा रही हैं और प्रिंसिपल से बात कर रही हैं। कैमरे वाला पत्रकार फोटो खींच रहा है। बुजुर्ग सज्जन ना तो मुस्कुरा रहे हैं और ना ही बातचीत में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो और लाल कमीज वाला आपस में बात कर रहे हैं। छोटी जान के लखनवी शलवार सूट का सफेद रंग उनके व्यक्तित्व को भव्यता प्रदान कर रहा है। छोटी जान स्कूल में जिधर भी जा रही हैं, उनके पीछे अध्यापकों और विद्यार्थियों की भीड़ सी चल पड़ती है। मोहसिन ने कभी सोचा भी न था कि छोटी जान इतनी बड़ी हस्ती हो सकती है। थोड़ी देर बाद ही संध्या ठाकुर भी आ गई हैं। उन्हें भी जब छोटी जान को दी जाने वाली इज्जत का एहसास हो गया तो वे भी बुजुर्ग सज्जन के साथ बातचीत में व्यस्त हो गई। वे तीनों आपस में बात कर रहे थे। अचानक वो कैमरे वाला पत्रकार आकर इन तीनों के चित्र खींचने लगा। छोटी जान के निकट एक बंदर आकर उनके साथ खेलने की मुद्रा में आ गया। छोटी जान भी उसके साथ बात करने लगी। फोटो वाले का कैमरा खटाखट वाली मुद्रा में आ गया। मोहसिन ने देखा कि छोटी जान ने कैमरे वाले पत्रकार को नजदीक बुलाया और उसे कुछ कहा। उसने अपना पर्स निकाला और हजार हजार के कुछ नोट गिनकर लिफाफे में डाले और वो लिफाफा छोटी जान को दे दिया। छोटी जान ने प्रिंसिपल के कान में कुछ कहा और वो लिफाफा उनके हवाले कर दिया। मोहसिन को लगा जैसे उसके अपने हिस्से के कुछ पैसे बट गए हो, किसी ने उसके हक पर डाका डाल दिया हो। उसने अपने पुत्रों की तरफ देखा। वो दोनों इस सभी बातों से अनभिज्ञ आपस में बतिया रहे थे। छोटी जान अपने साथियों के साथ अपनी सफेद इनोवा वैन की तरफ बढ़ी। स्कूल की लड़कियों ने जो एक बार ऑटोग्राफ लेने का सिलसिला शुरू किया तो थमने में नहीं आ रहा था। छोटी जान हंसते हंसते सभी को खुशियां बांट रही थी। संध्या ठाकुर ने उनको अपनी कार में बिठा लिया और बाकी सभी लोग इनोवा में समा गए। काफिला चल दिया। मोहसिन ने अपनी क्वालिस वैन उनके पीछे लगा दी। छोटी जान की गाड़ी संध्या ठाकुर के घर के सामने जाकर रुक गई। मोहसिन ने देखा कि छोटी जान दीवार की तरफ इशारा करके संध्या ठाकुर से कुछ बातें करने लगी। संध्या ठाकुर के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभरे। वो जैसे छोटी जान को कुछ आश्वासन देती सी दिखाई दी। इतने में मोहसिन की जेब में मोबाइल बज उठा। छोटी जान ही बात कर रही थी। जी छोटी जान, मैं मेन रोड पर आपका इंतजार कर रहा हूं। इस स्कूल से आपके साथ ही साथ आया हूं। अरे तुम स्कूल आए थे क्या? फिर मिले क्यों नहीं? छोटी जान संध्या ठाकुर की कार से उतरी और मोहसिन जाकर उनसे तपाक से मिला। छोटी जान, कैसी हैं आप? छोटी जान ने उसे गले से लगा लिया। देखो मोहसिन, मैंने संध्या जी से बात कर ली है। अब तुम मेरे पीछे इनसे मिलकर इनकी मदद मांग लेना। अब यही तुम्हारी मुश्किल हल करेंगी। जी छोटी जान, मोहसिन ने संध्या ठाकुर को सलाम करते हुए कहा। उसे संध्या ठाकुर का चेहरा दीवार में से निकले रास्ते जैसा दिखने लगा। छोटी जान संध्या ठाकुर की कार से निकलकर मोहसिन की क्वालिस में बैठ गईं। दोनों बेटे पीछे की सीट पर बैठे अपने मेहमान को टुकर टुकर ताके जा रहे हैं। अरे भावच कैसी है मोहसिन? और सकीना, उससे तो आज पहली बार मिलने जा रही हूं। इन दोनों के क्या नाम है? ये नीली कमीज वाला बड़ा है अरशद, दूसरे का नाम नवाब है। बेटी का नाम नीलोफर है। बड़ा वाला सेकेंड ईयर कॉमर्स में है। नीलोफर +2 के फाइनल यानी कि 12वीं में है और नवाब मियां 10वीं में। सकीना और अम्मा आपका इंतजार करें। देखो मोहसिन, अभी लोहा गर्म है। तुम जल्दी से संध्या ठाकुर से बात कर लेना। अगर देर हो गई तो मामला ठंडा हो जाएगा। वो कम से कम दिखा तो रही है कि उसका इस सारे झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। आप तो कह रहे थे कि 5 लोग खाना खाएंगे, आप लोग तो 4 ही हैं। अरे मोहसिन, हमारा ड्राइवर भी तो खाएगा ना, उसके समेत तो 5 ही हुए ना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपका प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? अरे मैं जनवरी में दुबई गई थी हिंदी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। वहां ये जो लाल और नीली कमीज वाले पत्रकार है ना, हमारे साथ ही थे। नीली कमीज वाले मेहरा जी हैं, लंदन से हैं, और लाल वाले हिंदी के एक मैगजीन से हैं। अरे भाई, इन दोनों ने हमारे ट्रिप को संभाल रखा है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे,
इस सब का ख्याल ये दोनों रखते हैं। वैसे तुम्हारे फूफा का ख्याल भी यही रखते हैं। यहां से मैं गया जी जाऊंगी और फिर वापस कानपुर और दिल्ली, वहां से दुबई और फिर लंदन। ये पूरा ट्रिप लिटरेरी है। बस यहां आजमगढ़ आई हूं आप लोगों से मिलने और अपना बचपन दोबारा जीने। मोहसिन की क्वालिस मुख्य सड़क से हटकर कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ी रही थी कि छोटी जान ने मोहसिन से पूछा, अरे ये तो बड़ा पुल है ना? जी छोटी जान। अरे ये तो कितना छोटा लगने लगा है। हमारे बचपन में तो ये बहुत बड़ा लगा करता था। इसके जो गोल दायरे बने हैं इनमें घुसकर हम बैठ जाया करते थे। मोहसिन बस मुस्कुरा भर देता है। अब क्वालिस कच्चे रास्तों में झटके देती आगे बढ़ रही है और उसके पीछे इनोवा भी आ रही है। छोटी जान खेतों को देख रही है और बीते वक्त को याद कर रही है। आज स्कूल में मिले स्नेह ने उन्हें भावनाओं से ओतप्रोत कर दिया है। वो सोच रही है क्या इतनी भावनाओं को वो संभाल पाएंगी। उन्हें वो पीपल का पेड़ नहीं दिखाई दे रहा, ना ही कैरी का। मोहसिन, वहां एक पीपल का पेड़ हुआ करता था और दूसरी तरफ कैरी का, उनका क्या हुआ? छोटी जान, आप तो 50 साल पुरानी बातें कर रही हैं। अब तो कई पेड़ कट चुके हैं। अपने प्रिय पेड़ों के कट जाने का दुख छोटी जान को भीतर तक भिगो गया। क्वालिस रुकने लगी है। छोटी जान ने कुछ पलों के लिए आंखें भींच कर बंद कर ली। गाड़ी पूरी तरह से रुक गई है। मोहसिन उतरकर छोटी जान की तरफ का दरवाजा खोलता है। छोटी जान उतरती हैं। उनके पीछे के इनोवा से फूफा जान और दोनों पत्रकार उतरते हैं। सबसे पहले सकीना आकर छोटी जान के गले मिलती है और फिर पीछे होकर छोटी जान के चेहरे को अपनी आंखों में उतार लेती है। भावज अंदर बैठी है। छोटी जान खुद आगे बढ़कर भावज के गले मिलती हैं। भावज अपना रोना रोक नहीं पाती। उनकी कम देखती आंखें भी आंसुओं की धार की तेजी को महसूस कर लेती। छोटी जान भावज के हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ जाती हैं। नीले कुर्ते वाला पत्रकार भावज के पांव छूता है, फिर लाल कमीज वाला भी वही करता है। फूफा जान को गर्मी महसूस हो रही है। पंखे का रुख उनकी तरफ कर दिया जाता है। सकीना अपनी बेटी को लाती है, छोटी जान से मिलवाती है। न जाने क्यों नए कपड़ों के बावजूद छोटी जान की मौजूदगी में उसे अपने बच्चे साफ सुथरे नहीं लगते। छोटी जान का गोरा चिट्टा रंग और सफेद छिलमार के इसकी भव्यता के सामने हर चीज बौनी होती जा रही है। सकीना महसूस करती है कि बातचीत के लिए कोई नया विषय बन नहीं पा रहा। वो जल्दी से खाना लगवा देती है। छोटी जान, फूफा और दोनों पत्रकार महसूस कर रहे हैं कि सारा फर्नीचर किराए का है, सब चुप है। एक मेज पोस्ट पर मदीना टेंट हाउस कढ़ाई करके लिखा भी हुआ है। छोटी जान भरपूर कोशिश कर रही है कि वातावरण सहज बना रहे, लेकिन कोई भी सहज नहीं है। उस भावज की खुशी एकमात्र सहज भावना दिखाई दे रही है। छोटी जान ने अपनी प्लेट में करेला, आलू की सूखी सब्जी और दाल की कटोरी रख ली है। फूफा की प्लेट में केवल मीट है। लाल कमीज वाले पत्रकार की प्लेट ऊपर तक भर गई है। नीली कमीज वाले का कैमरा फोटो खींचे जा रहा है। छोटी जान के बोलने से पहले ही फूफा जान कह उठते हैं, अरे मेहरा जी, अब आप भी अपनी प्लेट बना लें, फोटो तो होती रहेगी। जी भाई साहब। और वो अपनी प्लेट लगाने लगता है। सभी लोग अलग अलग व्यंजनों की तारीफ कर रहे हैं। भावज खुश है क्योंकि दाल और करेले की तारीफ सभी कर रहे हैं। भावज छोटी जान के साथ उनके बचपन की बातें करने लगती है। फूफा जान मीट खा चुके हैं, अब चिकन के साथ रोटी खा रहे हैं। लाल कमीज वाला पत्रकार अब चावल पर मीट का शोरबा और चॉप्स डाल रहा है। नीले कुर्ते वाला पत्रकार करेले का मजा ले रहा है। छोटी जान का खाना भी चिड़िया के चुग्गे जैसा ही होता है। उनके सामने रसमलाई का दोनों और सेवैयां रख दी गई हैं। छोटी जान के भीतर की बच्ची अचानक मचलने लगती है। वो थोड़ी सी सेवैयों के ऊपर एक रसमलाई डालकर थोड़ा रस भी डाल लेती है। फिर तो फूफा जान को छोड़कर सभी ऐसा ही करते हैं। हाथ धोने के लिए सब बाहर की तरफ आ जाते हैं। वहीं टेंट हाउस वाले वॉश बेसिन पर हाथ धोए जाते हैं। छोटी जान पूछ लेती है, अरे मोहसिन, ये पानी की टंकी कैसे? क्या कोई पार्टी वगैरह रखी थी? मोहसिन बात को टाल जाता है। छोटी जान ने मोहसिन को कहा वो घर देखना चाहेंगी। घर के नाम पर जो कुछ बचा था वो छोटी जान को जख्मी किए जा रहा था। उनके घर के गोल खंभों वाला बरामदा देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। छोटी जान, फूफा और दोनों पत्रकार उस बरामदे तक पहुंचे। किसी भुतहा फिल्म का दृश्य लग रहा था। कहीं खंभे टूट गए थे, रंग पीला पड़ गया था, मकड़ी के घने जाले लटक रहे थे। ये सब कैसे हो गया? छोटी जान अपनी निराशा को अभिव्यक्त के बिना रह नहीं पाई। मोहसिन चुप ही रह सकता था। छोटी जान ने जब कुआं देखा तो उसे पाट दिया गया था।
अरे छोटी जान, ये जो बच्चे छोटे थे ना, तो हमें लगा कहीं गिर गिरा न जाए, इसलिए कुएं को पटवा दिया। छोटी जान को अपना बचपन याद आ जा रहा था जो इस कुएं के इर्द गिर्द ही बीता था। मोहसिन, हमारे दादा जान की कब्र कहाँ है या वो भी? छोटी जान दुआ मना रही थी कि कहीं वो कब्र भी हटा न दे गई हो। वो है, मगर झाड़ झंकाड़ खासे खासे बड़े हो गए इसलिए दिखाई नहीं दे रही। दरअसल कुछ हिंदुओं ने उस पर दिया वगैरह जलाना शुरू कर दिया था, इसलिए हमें बताना पड़ा कि हमारे दादा की कब्र है, किसी पीर या औलिया की नहीं है। हमें तो यह भी डर था कि कहीं इस कब्र के ऊपर कोई मंदिर खड़ा करने की संध्या सिंह की कोई चाल ना हो। इस तरह वो हमारी बची खुची जमीन भी मार सकती थी। छोटी जान मोहसिन की कोई बात सुन नहीं पा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और हिचकियां बंध गई। फूफा ने आगे बढ़कर छोटी जान को आगोश में ले लिया और छोटी जान उनके कंधे पर सिर रखकर फपक पड़ी। मोहसिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो। सकीना हड़बड़ाकर घर के अंदर चली गई। लाल कमीज वाला पत्रकार खंभों को देखता रहा और नीले कुर्ते वाला पत्रकार फूफा के कंधों पर रोती छोटी जान के आंसुओं को अपने कैमरे में कैद करता रहा। छोटी जान के आंसू थमे। टेंट से लाए गए वॉश बेसिन पर उन्होंने मुंह धोया और छोटे तौलिए से मुंह को पोंछा। फिर अचानक उनके भीतर की छोटी लड़की जिंदा हो उठी। वो पैदल चलती हुई बहती नदी की ओर चल दी जहां कभी मछलियां पका करती थीं। फूफा के लिए वहां तक चल पाना संभव नहीं था। लाल कमीज वाला पत्रकार वहीं फूफा से बातें करता रहा। मोहसिन छोटी जान के पीछे चल पड़ा और नीले कुर्ते वाला पत्रकार ऐसा कोण ढूंढने लगा कि जहां से नदी छोटी जान के सिर से निकलती दिखाई दे सके। छोटी जान को पता ही नहीं चला कि कब नदी अपना स्थान छोड़कर उनकी आंखों से बहने लगी। वापस आकर छोटी जान ने फूफा के कान में कुछ कहा। फूफा अपना ब्रीफकेस एक कोने से ले जाकर कुछ खोजने लगे। उन्होंने छिपाते हुए कुछ गिना और लिफाफे में डालकर छोटी जान को दे दिया। छोटी जान ने फूफा के कान में फिर कुछ कहा। फूफा ने इंकार में गर्दन हिला दी। छोटी जान को स्वयं ही वो लिफाफा सकीना और मोहसिन को देना पड़ा। सब चलने को तैयार थे। अब की बार छोटी जान अपनी इनोवा में ही बैठी। मोहसिन अपने दो पुत्रों के साथ कॉलेज में आगे आगे नेहरू हाल की तरफ रास्ता दिखाते हुए बढ़ रहा था। उसके दिलो दिमाग में एक ही सवाल खलबली मचाया जा रहा था कि लिफाफे में कितना होगा, किंतु उसके लिए नेहरू हॉल तक जाना और वहां रुकना मजबूरी था। छोटी जान और फूफा को तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाई गई। उनके गले में लहरिया प्रिंट की चुनरी डाली गई। फिर दोनों पारंपरिक दिया जलाने लगे। मोहसिन चुपके से उठा और मोबाइल से अपने घर फोन मिलाने लगा। मोबाइल फोन में रिसेप्शन मिल नहीं रहा था। मोहसिन ने दो एक बार फोन को झटका, फिर देखा, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। एक दो बटन दबाए, किंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। मोहसिन का दिल कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। मन ही मन हिसाब किया जा रहा था। फर्नीचर, कॉलेज, ट्रैक्टर और खाना वगैरह मिलाकर कुल 9-10 हजार रुपए तो खर्च हो ही गए होंगे। अगर छोटी जान इससे कुछ कम दे गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। एक बार फिर फोन की तरफ देखता है। हॉल में स्थान बदलता है, किंतु रिसेप्शन है कि मिल ही नहीं रहा। सोचता है कि हॉल के बाहर जाकर कोशिश करे। अचानक पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मोहसिन ने सहसा पलट कर देखा, फोन बंद कर दिया और तालियां बजाने लगा। तो दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी काफी लंबी थी। कि करीब 17 पेज थे जो मैंने पढ़े। 7,000 से ज्यादा शब्द थे। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका अंत जो मैंने लिखा था और जो सूरज प्रकाश मेरे मित्र ने सुझाया, उससे कहानी का कद फर्क हो गया। मैंने ओरिजिनली जो लिखा था उसमें पता चल जाता है कितने पैसे मिले। तो सूरज का कहना था कि वो पता चलने से कहानी हिसाब किताब रह जाती है, कहानी नहीं बनती। तो देखिए, जब आपके अच्छे मित्र हों जो आपका भला चाहते हो, चाहते हैं कि आपके लेखन को लोग अप्रिशिएट करें और आप उनकी बात को समझें और मानें, तो कहानी का जो स्तर है वो बदल जाता है। तो मित्रों, ये आज की कहानी दीवार में रास्ता। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। आप कोई भी सवाल वगैरह हो, कोई टिप्पणी हो तो फेसबुक पे छोड़ दीजिएगा और मैं बाद में
आपको उनके जवाब दे दूंगा। आप सब आए, आपने सुना, और मेरी कहानी दीवार में रास्ता, जो 2012 के इसी नाम के संकलन में प्रकाशित हुई थी, वो आज आपने सुनी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही मेरे अगले कहानी संग्रह में फिर मुलाकात होगी और एक नई कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मेरे कुछ कहानी संग्रह ऐसे हैं जिनके नाम कहानी पे नहीं है, जैसे श्रेष्ठ कहानियां, प्रतिनिधि कहानियां, प्रिय कहानियां। तो उनमें से जब कोई कहानी पढ़ूंगा तो जो उस संग्रह की मुझे महत्वपूर्ण कहानी लगेगी उसी का पाठ करूंगा। तो आज ये 7वीं कहानी, दीवार में रास्ता। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई अर्पण कुमार को और जनसुलभ लाइब्रेरी को और आप सब सुनने वालों को। और मुझे उम्मीद है कि हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। मुझे नहीं पता आज कहानी मुझसे कैसी पढ़ी गई, और बीच में थोड़ी सी प्यास भी लगी, लेकिन मैं पानी रखना भूल गया था। तो फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, धन्यवाद।